हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी डीपीआरओ के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। डीपीआरओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस है, जिसमें 1 से 40 तक इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन हैं और 41 से 80 तक जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 71वीं बीपीएससी पीटी, टीआरई 4 और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन सिक्किम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। और इसका आयोजन मुख्य रूप से सिक्किम के नामची जिले के एक छोटे से गांव यांगगांग में किया गया था। और ये सम्मेलन सिक्किम पर्यटन विभाग के सहयोग से यांगगांग पर्यटन विकास समिति के द्वारा सिक्किम के 50वें स्थापना वर्षगांठ समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। तो अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन सिक्किम में आयोजित किया गया था, सिक्किम के पर्यटन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के शीर्ष पर ओडिशा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें इसका स्कोर 67.8 था। और इसमें छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर तथा गोवा तीसरे स्थान पर था। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यानी कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का रैंक 13वां है 27.8 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है, इनमें से किसे 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो 2025 में कुल 139 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। और दिए गए विकल्प में ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध व्यापार और उद्योग से है तथा ये जापान के हैं तथा इन्हें भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बिहार की श्रीमती शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी संस्था गठित की है? सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये टास्क फोर्स छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मद्देनजर गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य समस्याओं का समाधान खोजना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। और सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जबकि उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय, कानूनी मामले तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के सचिव पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गड़जाट पहाड़ियाँ। गड़जाट पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, ना कि पूर्वी हिमालय का। जबकि पूर्वी हिमालय के रूप में डाफला, मीरी, ओबोर पहाड़ियाँ शामिल हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय में पटकाई बूम, नागा हिल, मणिपुर हिल और मिजो हिल्स शामिल है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक में बवंडर के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम्स के नाम से जाना जाता है तथा इसका दूसरा नाम कॉफ़ी शावर भी है। तथा चेरी ब्लॉसम्स गर्मी के अंत में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में प्री मानसून वर्षा होती है, जो कि मुख्य रूप से कॉफ़ी के बागान के लिए सहायक है। मानसून का फटना मानसून के शुरुआत में होने वाली तीव्र और तेज़ अचानक वर्षा को संदर्भित करता है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में आम बात है। और स्थानीय तौर पर इस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। और काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में
शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं और ये चाय, पटसन व चावल के लिए अच्छी मानी जाती हैं तथा असम में काल बैसाखी को बोरडोई चिला कहा जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी के तौर पर जाना जाता है? तो झींगा मछली की राजधानी के तौर पर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को जाना जाता है और नेल्लोर भारत में झींगा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, खास करके एक्वाकल्चर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? चेरापूंजी जो खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है और यहाँ अधिकांश वर्षा पर्वतावरोध प्रभाव से होती है, यानी कि ऑरोग्राफिक इफेक्ट के कारण होती है। जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराती हैं तो वो ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं तथा संघनित होकर भारी वर्षा करती हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? नदी स्तुति ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वां सूक्त है और वैदिक सभ्यता के भूगोल के निर्माण के लिए नदी स्तुति सूक्त महत्वपूर्ण है और सिंधु को सबसे शक्तिशाली नदी बताया गया है। और नदी स्तुति के श्लोक 5 में ऋषि ने गंगा से शुरू होकर पश्चिम के ओर जाने वाली 10 नदियों की गणना की है, जिसमें गंगा और यमुना शामिल है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश शब्द का अर्थ है। देव निर्मित देश, इसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं के द्वारा निर्मित देश और ऋग्वेद में इस शब्द का उपयोग सप्त सिंधव क्षेत्र के लिए किया गया है, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को संदर्भित करता है और ये क्षेत्र वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। और ज़ेंद अवस्था में सप्त सिंधव क्षेत्र को हेप्तेंदु क्षेत्र करके संदर्भित किया गया है। बीपीएससी के प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, परंतु मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ऋग्वेद में वर्णित देव निर्मित देश सिर्फ और सिर्फ सप्त सिंधव क्षेत्र को संदर्भित करता है और हेप्तेंदु क्षेत्र जो है वो ज़ेंद अवस्था में दिया गया है, जो कि सप्त सिंधव क्षेत्र को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा था? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। पण्या अध्यक्ष और संस्था अध्यक्ष, ये दोनों अधिकारी व्यापार और वाणिज्य से जुड़े थे, पण्या अध्यक्ष और संस्था अध्यक्ष, जबकि शुल्का अध्यक्ष का संबंध चुंगी एवं शुल्क विभाग से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अर्थशास्त्र में राजव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्थिविरवादी हीनयान का एक अन्य संप्रदाय था, तो ये स्टेटमेंट सही है, स्थिविरवादी हीनयान का अन्य संप्रदाय था। दूसरा स्टेटमेंट है कनिष्क ने स्थिविरवादियों को संरक्षण दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कनिष्क ने स्थिविरवादियों को नहीं, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है स्थिविरवादी बंगाल के क्षेत्र में अधिक प्रचलित थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी और ए यहाँ पर सही है। और स्थिविरवादी बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है अल-बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अल-बरूनी ने भारतीय दर्शन के बारे में जानने के लिए श्रृंगेरी का दौरा किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है अल-बरूनी महमूद गोरी के साथ आया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अल-बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल-बरूनी के अनुसार सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के समान थे और अल-बरूनी ने तारीख़ हिंद की रचना की है, जिससे
प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म तथा सामाजिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य परीक्षण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोरेट परीक्षण। बायोरेट परीक्षण एक रासायनिक विधि है जिसका उपयोग पेप्टाइड बॉन्ड्स के उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो प्रोटीन का एक संकेत है। कैनिजारो परीक्षण अल्डिहाइड के लिए किया जाता है। 2,4-DNP परीक्षण कार्बोनिल यौगिक यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन के लिए उपयोग किया जाता है। और मोलिश परीक्षण ये कार्बोहाइड्रेट के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त की मात्रा होती है प्रति मिनट में। तो एक वयस्क हृदय प्रति मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 लीटर रक्त। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है। क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य एटीपी का उत्पादन करना है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एक ऐसा अणु है जो कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन करता है। यूरिक अम्ल एक अपशिष्ट उत्पाद है। पायरुविक अम्ल ये ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है और क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले एसिटाइल में परिवर्तित हो जाता है। गुआनिन ये एक न्यूक्लिक एसिड बेस है जो कि डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है। तो हेमोग्लोबिन में लौह धातु पाया जाता है, विशेष करके Fe2+ आयन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे खतरनाक किरणें हैं। तो दिए गए विकल्प में गामा किरणें सबसे खतरनाक किरणें हैं क्योंकि इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तथा ये जीवित ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है तथा गामा किरणें उदासीन होती हैं और एक्स किरणों पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें मिलाकर अन्य सभी रंग बनाए जा सकते हैं और प्राथमिक रंगों में लाल, हरा और नीला रंग शामिल है, परंतु दिए गए विकल्प में लाल, हरा और इंडिगो रंग दिया हुआ है जो कि एक द्वितीयक रंग है, और काला रंग भी प्राथमिक रंग नहीं है। और प्रोविजनल आंसर की में इसका सही आंसर ऑप्शन डी दिया हुआ है, काला, यानी कि बीपीएससी ने प्राथमिक रंग लाल, हरा और इंडिगो कलर को माना है। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की एक घटना है जो कि कोलाइडल विलयन में होती है, और जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल कणों से टकराती है तो वो प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देती हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो जाता है। जैसे कि धुएं से भरे कमरे में प्रकाश का मार्ग दिखना, दूध में टॉर्च की रोशनी का दिखाई देना, ये सभी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। और प्रकाश का प्रकीर्णन वो घटना है जिसमें प्रकाश सभी माध्यम में कणों या अनियमितताओं के साथ अंतःक्रिया करने के बाद दिशा बदलता है, और इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखता है, और टिंडल प्रभाव भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्न लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मायोपिक विजन को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है, और इसे अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। नेक्स्ट है, किण्वन के दौरान ब्रेड या केक को स्पंजी बनाने वाली गैस निम्न होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया के दौरान खमीर या यीस्ट शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तित करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में फंसकर बुलबुले बनाती है, जिससे ब्रेड और केक स्पंजी हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक है। तो पानी का गलनांक वो तापमान है जिस पर पानी ठोस यानी कि बर्फ से पानी में बदल जाता है, और सामान्य वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है।
मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पानी बर्फ के रूप में मौजूद होगा और 0 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर में पानी तरल के रूप में मौजूद होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नाइट्रोजन का 7 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडर में गैस की रिसाव का पता निम्न तेज गंध वाले एजेंट से लगाया जाता है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जो कि प्राकृतिक रूप से गंधहीन होते हैं। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक तीव्र गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, और ये पदार्थ एथिल मार्केप्टन है जिसे थायोइथेनॉल अमीन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और थायोइथेनॉल अमीन ये एक सल्फर का यौगिक है जिससे बहुत तीव्र गंध निकलती है तथा गैस की रिसाव का पता लग जाता है। नेक्स्ट है मेसॉन निम्न में उपस्थित होते हैं। तो मेसॉन एक प्रकार का उप परमाणु कण है जो कि ब्रह्मांडीय किरणों यानी कि कॉस्मिक रेज में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कॉस्मिक रेज उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन और अन्य परमाणु नाभिक के होते हैं जो कि बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और जब ये कण वायुमंडल में परमाणुओं से टकराते हैं तो विभिन्न प्रकार के माध्यमिक कणों का उत्पादन करते हैं जिनमें मेसॉन कण भी शामिल है। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं। संख्या है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान लिया कि संख्या है 10x प्लस वाई, और यहाँ पर बोल रहा है अंकों का योग, मतलब कि x प्लस वाई हो जाएगा 9। दूसरा स्टेटमेंट में है यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है। तो संख्या हो गया 10x प्लस वाई माइनस 45 इज इक्वल टू, संख्या पलट जाता है यानी कि 10y प्लस x। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो 1 इक्वेशन प्लस 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 72। नेक्स्ट है कौन सी निम्नलिखित भिन्न 7/8 से छोटी तथा 1/3 से बड़ी है। तो यहाँ पर बोल रहा है 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी। सबसे पहले इन दोनों रेशनल नंबर को हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 7/8 हो जाएगा 0.875 और 1/3 हो जाएगा 0.33। अब पूछ रहा है कि इसके बीच में इन चारों में से कौन सा आएगा। तो 1/4 0.25 होगा जो कि इससे छोटा है, 0.33 से छोटा है, तो ये तो नहीं आएगा। 13/14 अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 0.928, तो ये भी नहीं आएगा। 17/24 ये हो जाएगा 0.708। 0.33 से 0.708 बड़ा है और 0.875 से छोटा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17/24 जो है वो 7/8 से छोटी है और 1/3 से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 35 विद्यार्थियों का कुल आयु टोटल एज हो जाएगा 35 गुने 16 यानी कि 560। अब दूसरा स्टेटमेंट है 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 21 विद्यार्थियों का टोटल आयु हो जाएगा 21 गुने 14 यानी कि 294। अब बोल रहा है शेष 14 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो बचे हुए 14 विद्यार्थियों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, 14 स्टूडेंट्स का हो जाएगा 560 माइनस 294, 266 हो जाएगा। अब बोल रहा है औसत आयु, एवरेज हो जाएगा 266 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो जाएगा 19, यानी कि बचे हुए 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो मान लेते हैं सीपी इज इक्वल टू एक्स है।
तो किसी भी चीज़ का हानि निकालने के लिए हम लोग CP माइनस SP करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस हो जाएगा X माइनस 560 और यहाँ पर गेन जो हो जाएगा वो 720 माइनस X हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हानि जो है वो लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। तो 720 माइनस एक्स माइनस 560 इज इक्वल टू 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 665 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 665 रुपया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट बटा 100 प्लस 1 पावर टाइम। यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट बटा रेट बटा 100 प्लस 1 और पावर हो जाएगा, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। अब सब वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा अमाउंट कितना है 1352 डिवाइडेड बाई 4/100 प्लस 1 पावर 2। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1250 रुपया। नेक्स्ट है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 व 4 घंटे में भर सकता है तथा तीसरा नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। तो मान लिया कि नल X जो है वो 3 घंटे में भरता है, नल Y 4 घंटे में भरता है और नल Z जो है वो 2 घंटे में खाली करता है। तो इन तीनों का LCM लेंगे तो LCM आ जाएगा 12। अब एफिशिएंसी निकालेंगे। X का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, 3/12 करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी होता है वर्क बाय टाइम। तो ये टोटल वर्क है और ये टाइम है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क बाय टाइम। Y का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और Z का एफिशिएंसी हो जाएगा 6। क्योंकि Z जो है वो खाली कर रहा है तो यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। तो टोटल जो हो जाएगा X प्लस Y, ये दोनों भरेगा और ये खाली करेगा तो माइनस Z, तो ये एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 4 + 3 - 6, टोटल एफिशिएंसी 1। तो 12 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा 12, यानी कि ये तीनों नल अगर एक साथ खोल दिया गया तो ये 12 घंटे में भरेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह शब्द ढूंढे जो श्रृंखला में फिट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 15 दिया हुआ है और 13 + 4 17 हो जाएगा। तो ये जो है वो फिट नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 LS। नेक्स्ट है, A B की बहन है, C B की माता है, D C का पिता है, C फीमेल है और D मेल है, E जो है वो D की माता है, E। अब यहाँ पर बोल रहा है A D से कैसे संबंधित है, तो A जो है वो D की पोती होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या गिनिए। तो 1 2, ये होल वाला हो जाएगा 3, ये हो गया 4 5 और ये होल वाला हो जाएगा 6। उसी तरह से यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो हो जाएगा टोटल 6 + 2 8, मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए आकृति में 8 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, पहले और आखिर में जो लेटर दिया हुआ है वो -1 करके है। B - 1 A हो जाएगा, D - 1 C, F - 1 E और J - 1 I। उसी तरह से H - 1 G हो जाएगा और मिडिल में जो भी लेटर दिया हुआ है तो Z - 1 Y, Y - 1 X, X - 1 W हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा HWG। नेक्स्ट है, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो अशोक हो गया और इसके दक्षिण पश्चिम में सुमन है 40 मीटर की दूरी पर। दूसरा है, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। तो अशोक के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर प्रकाश है। तो पूछ रहा है प्रकाश सुमन के किस ओर है, तो प्रकाश सुमन के पूर्वी दिशा में है, यानी कि पूर्व में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर की में इसका आंसर पश्चिम दिया हुआ है, आप लोग इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है। तो क्यू जो है वो पूर्व की ओर यात्रा करता है। एम उत्तर की ओर यात्रा करता है। एस और टी
विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं तो एस हो गया, और इसके विपरीत में टी यात्रा कर रहा है, टी क्यू के दाईं ओर है। तो चूंकि क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है तो टी इसके दाईं ओर यानी कि इस डायरेक्शन में टी हो जाएगा, तो यहाँ पर एस आएगा। मतलब कि एस जो है वो उत्तर की दिशा में जा रहा है और टी दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो ऑप्शन है टी उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो ये गलत है। टी उत्तर नहीं दक्षिण की ओर यात्रा करता है। एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, एस पश्चिम की ओर यात्रा नहीं कर रहा है, एस जो है वो उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो ये सही है। एम भी उत्तर की दिशा में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट है एम उत्तर की ओर यात्रा करता है और एस भी उत्तर की ओर यात्रा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया क्रिकेट का खिलाड़ी और ये हो गया टेनिस का खिलाड़ी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। तो टेनिस के कुछ खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, यानी कि हॉकी खेलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये डायग्राम इसको सही निरूपित करता है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा डायग्राम उपरोक्त कथन को सही निरूपित करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।